वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे नौजवान, दो और ने हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रेक में। और अभी मेरे ख्याल में इनके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रेक में तो जिस जोशो खरोश से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, काश वो मैं इनको कह रही थी चुप कर जाओ अभी हम जब ऑन एयर आएंगे तो तब ये बातें करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही थी। आपने एक बात की, सॉरी आपका नाम क्या था? ज़ैनब ने ये इशू या ये पॉइंट रेज़ किया कि जी हम तो बहुत एफ़र्ट करना चाहते हैं एज़ यूथ कि भाई कोई ऑर्गेनाइज़ करके कोई चीज़ें करें। मैंने इनको एक सजेशन दिया कि जी हर हफ्ते कोई क्लीनिंग कैंपेन होनी चाहिए हर स्कूल में। तो इनका जी जैसे जब फ्लड आए थे और अर्थक्वेक आया था तो बहुत एफ़र्ट्स हुए, लेकिन जो फंड्स इकट्ठे हुए, जो चीज़ें इकट्ठे हुई वो कभी पहुँची ही नहीं उन तक जो डिज़र्व कर रहे थे वो सब कुछ। तो इसलिए लोग क्योंकि देखते हैं कि कोई एक्शन नहीं आ रहा होता तो अब क्या करें, फिर रुक जाते हैं, कोई एफर्ट करना ही नहीं चाहता। जी तो आगे बताओ कि आप क्या कह रही थी कि जी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें। मैं ये कह रही थी कि एक और एग्जांपल है लास्ट ईयर जो हमारा जो सारा एक मानसून सीज़न होता है, बारिशें होती हैं, रोड्स की बुरी हालत होती है, लोग बिल्कुल फंसे हुए होते हैं। तो उसमें इसी तरह एक न्यूज़ चैनल पे कोई एक हाई लेवल के कोई पुलिस ऑफिसर थे, उनसे वो कॉन्वर्सेट कर रहे थे न्यूज़ उसमें बुलेटिन में। तो उनसे उन्होंने कहा कि जो बारिशें हुई हैं, जाहिर बात है फोरकास्ट होती है, एक सीज़न होता है, हमें पता है बारिश ये हाल होना है। हाँ। तो पहले से आप प्रिपेयर्ड रहें। बाहर की जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे भी तो नेचुरल क्लाइमेट ही है, अल्लाह की तरफ से तो बारिश। उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं, उनसे कहा कि आप क्या करेंगे रोडों पे। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तरफ से आया, इसको अल्लाह ही संभालेगा। ही सेड इट एंड मैंने खुद सुना ये। और मैं इस बात पे हैरान हो रही थी कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही आती है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने इंसान को दिमाग इसलिए दिया है ताकि उसको संभाले। अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, इवन कि अब इंडिया में भी। फिर तो कहें जी हमें फ्लू हो गया, अल्लाह की तरफ से आया है। इंडिया जैसी कंट्री में भी बारिश जैसी चीज़ है, वो इतनी अब तो बेसिक सी चीज़ हो गई है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो अल्लाह मियाँ ने तो दिया है, लेकिन अल्लाह ने अकल भी तो दिया है ना कि आप उसको चलाएं। तो जब पुलिस खुद ही यही कह रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो लोग बेचारे क्या करें? ऑल फेयरनेस विद देम, पुलिस का काम नहीं है बारिश के पानी को टू बी पुलिस का काम नहीं, लेकिन पुलिस कम से कम एक चीज़ तो कर सकती है। हाँ सही है, उसको मतलब उनको ये भी नहीं कहना चाहिए बट डिसिप्लिन तो मेंटेन कर सकते हैं। बट हाँ एग्जैक्टली, हाँ नहीं वो हो सकती हैं सारी। उसमें आई मीन डिफरेंट इशूज हैं। देखो बड़ी लंबी कहानी है सारी ना, एक इशू पे एक सवाल पे दो घंटे गुजर सकते हैं। बट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ये काम होता है बारिशों से पहले तैयारी करना, नालों की सफाई करना। ये जो स्टॉर्म रेन्स होते हैं, ये जब बारिशें नहीं होती हैं तो इसके ऊपर मिट्टी आकर जम जाती है और ये सारा जो है और कोई थैली आकर जम जाती है। तो जब हम यही करवाते बारिशों से पहले उन सबकी सफाई करानी पड़ती है कि एक प्लास्टिक बैग जो है पूरे एरिया को फ्लड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी छोटी छोटी निटी ग्रिटीज होती हैं, ये एवरीडे का हर रोज़ाना का काम होता है सारा ये। और अगर आप वो नहीं कर रहे होंगे, किसी एक जगह पे कोई एक मिसिंग लिंक होगा तो वो पूरे एरिया को जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही थी। बट फॉर दैट यू हैव टू हैव ऐसे लोग होने चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो सकें। आप क्यों इलेक्टेड सेटअप की बात करते हैं? इलेक्टेड सेटअप ये होता है कि अगर वो अच्छा करे बुरा करे, 4 सालों के बाद उसको जाकर आपके दरवाजे को नॉक करके आपको वोट मांगना होता है। और अगर वो बुरा करके जाएगा तो आप उसको वोट नहीं देंगे। अगर वो अच्छा, इसलिए उसको ये कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, कितना ही बुरा सिस्टम क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं से उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि 4 सालों के बाद उसके पास जाना है। लेकिन जो अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कि इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनका तो ये हनीमून टाइम है। आज यहाँ पैसे कमा रहे हैं, 2 सालों के बाद ट्रांसफर हो जाएंगे, कहीं और पैसे कमाएंगे। आप कल को उनको जो है वो अकाउंटेबल नहीं कर सकते। सही। अच्छा, कहा गया कि जी गवर्नमेंट का, कहा क्या गया हमारे सामने है कि जी गवर्नमेंट का तो कोई साथ ही नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आपसे पूछा क्या सोल्यूशन है, आप लोग क्या समझते हो कि जी क्या करें, क्या निकल जाएं, सड़कों पे निकल आएं, क्या करें, क्या सोचा है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबको मिलकर एफर्ट करना होता है, ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि पूरा सिस्टम ख़राब है। तो एक स्टेप जो है वो फुल स्टॉप नहीं है, उसके बाद और भी स्टेप्स हैं। सिस्टम ख़राब है, आपको पता है वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पहला स्टेप तो देखें जो भी है गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा। उसके लिए उनको हम पुश दें, वो तो नहीं लेंगे, खुद पुश लें, कुछ भी करें। क्योंकि एक आम बंदा, कोई गरीब बंदा जिसकी मंथली इनकम लेट से 10,000 है या उससे भी कम है, उसका बेसिक इशू क्या है कि मेरे घर में खाना आएगा या नहीं आएगा, या अगर बजट से बाहर मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मैं क्या करूँगा।
वो इन चीज़ों से निकलेगा तो फिर सिस्टम वो और क्रिएट चीज़ों किया पे गया है आएगा कि ना। आवाम को उन्हीं इश्यूज में फंसाए रखो ताकि वो कुछ सोचे मत आगे। जी आर्टिकल 140A के मुताबिक जितनी भी नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो लोकल गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाने चाहिए, उसमें ये है। तो MQM चूँकि इत्तेहाद में, तो आप लोग क्यों पीपल्स पार्टी को फोर्स नहीं करते कि लोकल बॉडीज़ के दोबारा इलेक्शन करवाएं ताकि हमें दोबारा आपका दौर मिल सके? ये तो बड़ा एक पॉलिटिकल साइड। देखिए लोकल जहाँ तक पुश करने की बात है, वो पुश करने के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ज़रूर ये नहीं है कि हम रोड पर आकर जो है वो रोड ब्लॉक करके मुजाहरा करें। पिछले 2 सालों से मज़ाकरात चल रहे हैं इसके ऊपर, जो एबॉलिश कर दिया गया है उसके ऊपर हमने नया ड्राफ्ट बनाया है, दोस्तों को नया ड्राफ्ट दिया है हमने, उन्होंने अपना ड्राफ्ट बनाया है, उन्होंने अपना हमें, और अभी तक कंसल्टेशन जो है वो चल रही है। दैट चैप्टर हैज़ नॉट बीन क्लोज, बट मैं समझता हूँ कि देखें इसमें बजाय इसके किसी पार्टी के या किसी शहर की मैं बात नहीं कर रहा। मेरा हमारा ये कहना है, MQM का ये कहना है, मेरी पार्टी का कहना है, अगर आपकी इजाज़त हो, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी आपको तरक्की नज़र आती है, वहाँ की अगर आप तरक्की के बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ने, वहाँ के सेनेटर्स के जरिए तरक्की, वो सेनेटर्स का, MNA MPS का काम होता है लेजिस्लेशन करना, अच्छे कानून बनाना। उनका काम नहीं होता नालियाँ बनाना, उनका काम नहीं होता पानी की लाइनें डलवाना, उनका काम नहीं होता बेसिक हेल्थ एजुकेशन को देखना। दुनिया में जिन मुल्कों के लिए में जाने के लिए हम जो है वो सुबह 4 बजे से वीज़े के लिए लाइन लगाते हैं ना जाकर, उनकी तरक्की के लिए, और उनकी मिसालें देते हैं जमहूरियतों की, वहाँ पर 500 साल पुरानी जो है वो डेवोल्यूशन सिस्टम, डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, और उनके मेयर्स, उनके यूनियन नाज़िम्स, उनके बोरोज, उनकी काउंटीज़ बहुत पावरफुल है। पावरफुल इन टर्म्स के उन्होंने तमाम इख्तियारात जो है वो ग्रास रूट लेवल पर, निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए उन्होंने, ताकि जो जिस इलाके का नुमाइंदा है उसके पास उसके इख्तियारात हैं सारे। पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, जो हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट जो कहती है कि, या चीफ मिनिस्टर या गवर्नर ये कहते हैं कि हम डोर स्टेप पे लोगों के गवर्नेंस लेकर जाएंगे, अच्छी गवर्नेंस, आप यकीन करें उसको ले जाने का जो व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो लोकल गवर्नमेंट के अलावा हो ही नहीं सकता कहीं भी। तो आप आज करें या 50 सालों के बाद करें, आपको तरक्की करने के लिए, लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देने के लिए, लोगों की ओनरशिप को डेवलप करने के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा तरीक़ेकार आज की दुनिया में तो अवेलेबल नहीं है। सही। उसके अलावा कानून, जैसे आपने कहा पूरी दुनिया में आप सफाई देखते हैं, क्योंकि कानून है कि जी कुछ फेंकेंगे तो इतना बड़ा फाइन है, तो उस फाइन से सब डर के, चलो डर से ही सफाई का ख्याल रख लें। सिंगापुर में आप जाते हैं तो जी वहाँ पे एक च्युइंगम लाइक दे सेड बैंड है, क्यों? क्योंकि जी वो कोई ना कोई खा के कहीं चिपकाएगा। तो ये सारे लॉज जब तक नहीं होंगे तो लोग फॉलो कैसे करेंगे? एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अलामा सजाद साहब, सॉरी आपको इतनी देर होल्ड कराया, लेकिन बड़ी गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वक्त दिया। मैं बहुत कम टेलीविजन देखता हूँ, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब को देखा और आपका शो माशाल्लाह से, और कौम के ये मेहमान जो सामने बैठे हुए हैं, मुझे इन्हीं में से कोई मुस्तफ़ा कमाल नजर आ रहा है। मुझे भी मुझे इन्हीं में से कोई मुस्तफ़ा कमाल जैसा इंसान नजर आ रहा है, जो मुल्क में इस कराची को जिसने खित्ता ऐसा बना दिया जहाँ मसलक के, ज़बान के, नस्ल के, कौम के बगैर। तो इन्हीं में से देखें, ज़रूरत इस अमर की है कि ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे। ज़ाहिरी मसाइल पाकिस्तान में बहुत हैं, मगर हमें सिर्फ मिल के अगर हम ये सोच लें पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, कि हमें अपनी सोचों को बुलंद करके राजा साहब महमूदाबाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और उनकी सोचें अगर बिल्डअप हो जाएं तो न जाने कितने मुस्तफ़ा कमाल साहब पैदा होंगे। और ये सारे मसाइल जो है ना, जिस तरीके से 5 सालों में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची को बदल दिया, तो यकीनन ये बदला जा सकता है, मगर सोचों को जरा बिल्डअप करना पड़ेगा। हमें इन छोटी छोटी बातों पे जो हम उलझे हुए हैं, कहीं मजहबी गिरोहबंदियों में, कहीं ज़बानी इकाइयों में, कहीं लिसानी उसमें, इससे निकल जाएं। तो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ, और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये अभी यहाँ यंगस्टर्स को ज़रा इस मौजू से हट के राजा साहब महमूदाबाद की ज़िंदगी के बारे में बताएं, ताकि इन बच्चों को भी पता चले कि मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ तक कैसे पहुँचे। ओए होए होए, थैंक यू अलामा सजाद साहब, बहुत शुक्रिया।
आपने कॉल की और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सोच को बदलने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके दिमाग से जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी आपने करना होता है वो आता है। एटीट्यूड ही ठीक नहीं होंगे तो आगे क्या होगा। किस साहब की बात की है अलामा साहब ने अभी के? राजा साहब महमूदाबाद की बात कर रहे थे। डेफिनेटली मैं जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं लेकिन एक चंद बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो जब ये मैं अभी जब आप लोगों के सवालात आए और जो सजाद साहब ने जब बात की, देखिए अलोन कोई एक इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। टीम वर्क जो है वो सब चीज़ें करती हैं। आज शायद मैं आपको बैठकर यहाँ पर पास्ट वर्क के ऊपर जो है बातें कर रहा हूँ, लेकिन डू यू थिंक कि जी मैं अकेला था? नहीं, देवर 4,300 पीपल इलेक्टेड। एक तो वो थे इस शहर में, सिर्फ 4,300 इलेक्टेड लोग थे। हर गली का काउंसलर था, यूसी नाजिम था, टाउन नाजिम था, उसकी कमेटी इतनी सारी, एक यूसी में 11 यूसी नाजिम थे। फिर देन डिपार्टमेंट जो सिटीजन गवर्नमेंट के 1,25,000 जो है वो मुलाजमीन थे, जहाँ डीसीओ से लेकर एमडी वाटर बोर्ड से लेकर और जो है वो उसके नीचे तक, ये जो मजदूर शटरिंग बांध रहा होता था रात में अपने घर से बाहर निकलकर, ये जो खुदा ट्रक वाला जो है वो बजरी दे रहा होता था रात के 3 बजे, ये जो अफसरान खड़े होकर बारिश में और धूप में इन तमाम चीज़ों की सुपरविजन कर रहे होते थे। आज जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, जिन अच्छे कामों की बात कर रहे हैं, यकीन जाने ये वो, मैं तो कहता हूँ कि वो, यहाँ तक भी कहता हूँ कि वो रात के 2 बजे जो बेचारा वार्ड बॉय, जो ऑफिस बॉय जो मुझे चाय बनाकर पिला रहा है या अपने अफसरान को चाय बनाकर पिला रहा है, जो टेलीफोन ऑपरेटर जो है वो कॉल रिसीव कर रहा है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। अगर वो मुझे चाय नहीं पिलाता 2 बजे रात में तो मैं शायद जो है वो पहले सो जाता, मैं थकन से चूर हो जाता, या ड्राइवर अगर सही गाड़ी नहीं चलाता तो मैं उस जगह पे नहीं पहुंचता। तो इन सब लोगों का एक इंसान, एक ग्रेड का, और इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है इन तमाम चीज़ों का। आपको क्या करना होता है? आपको मैनेज करना होता है, आपको लोगों को ओनरशिप देनी होती है। मैं लिटरली अपने ऑफिस बॉय को बताता था कि मैं रात के 2 बजे ऑफिस में क्यों बैठा हूँ, तो मैं किसी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए अपने नहीं बैठा हूँ, या मुझे मेरा ऑपरेटर अगर मेरी वजह से बैठा हुआ रात के 2 बजे तो मेरी जो है वो गर्लफ्रेंड से मुझे फ़ोन मिलाकर नहीं दे रहा है, मैं, ताकि वो भी इंपॉर्टेंस फील करे कि अगर कोई सड़क बन रही है और मुझे वो 2 कॉल मिलाकर दे रहा है तो वो सुबह जाए तो प्राउड फील करे, सड़क बनने में उसका भी हाथ, प्राउड फील करे वो कि नहीं, अगर कोई मुझे चाय बनाकर मेरा ऑफिस बॉय दे रहा है मुझे, तो रात के 2 बजे चाय बनाते हुए वो जो है वो गालियां ना बक रहा हो मुझे कि ये रात के सोने का टाइम, उसको प्राउड फील हो के वो भी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो वो सारे वो कैरेक्टर हैं बिहाइंड द स्क्रीन, यकीन करें जिनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर जो है वो एक आदमी भी अपना अगर इनपुट इसमें कम कर दे तो ये सब कुछ जो आपको होता हुआ नजर आ रहा है। हम पोल्यूशन और सफाई के बारे में मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि इनिशियली हमारा टॉपिक ये था, लेकिन इतने सारे इश्यूज हैं और वो सब कनेक्टेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं। जी आप क्या पूछना मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाह रहा था कि जो मुस्तफा भाई ने जो हेल्पलाइन सिस्टम ये लॉन्च किया था कंप्लेन का, तो मैंने खुद इस पे कंप्लेन करी। तो एक 7 नंबर का ब्रिज पे गड्ढे पड़े हुए थे, 7 नंबर के ब्रिज के ऊपर, नाजाबाद नंबर 7, तो वो खतरनाक गड्ढे थे, तो उसमें काफी एक हफ्ते से थे, जो सही भी नहीं कर रहा था। तो मैंने कॉल करी हेल्पलाइन पे, अपने नाम से बकायदा कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाई कि इस ब्रिज के ऊपर गड्ढे हैं। अब बिलीव कर रहे हैं 4 दिन बाद मैंने देखा वो रोड बन रहा था, इत्तेफाक से उसी टाइम में गुजरा और रोड बन रहा है। मैं खुश, मैंने अपने फ्रेंड सऊद को कहा, आपको लगा ये मेरी हाँ, मैंने कहा यार ये मैंने कंप्लेन करी थी और देखो ये 7 नंबर का ब्रिज बन रहा है। अभी भी रिकॉर्डिंग मौजूद होगा क्योंकि आप जब भी कॉल करते हैं तो आपका सब पुराना रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने कौन कौन सी कंप्लेंट्स करवाई हैं। अच्छा, ये चीज बहुत अच्छी है। इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड, 100 इयर्स के बाद भी आप अपना रिकॉर्ड जो है वो निकाल सकते हैं, आपने कौन कौन सी कंप्लेंट्स करवाई हैं। अभी भी चल रहा हो। जी माइक दीजिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कम्युनिटी सर्विस को एज अ सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो लागू कर दिया जाए, यानी कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो फिर अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर जाकर एक सेमेस्टर या कुछ वक्त वो जो है कम्युनिटी सर्विस में क्यों सर्व नहीं कर सकता। आप लोगों का ताल्लुक भी एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से है और आपने कहा आपने भी इस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की थी कि हॉस्पिटल्स में जाके सफाई करवा रहे हैं, उसका थोड़ा सा बताओ। जी, हमने बेसिकली यूथ लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया था, यूएस कॉन्सुलेट हमारा पार्टनर था उसमें हम ये करते थे कि लास्ट जो हमारी डे होता था उसमें हम कम्युनिटी सर्विस करते थे। स्टूडेंट्स को हम लेके जाते थे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे उनसे स्टूडेंट्स को लेके मतलब जो हमारे कोर्स के जो हमारे स्टूडेंट्स होते थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से उनका ताल्लुक होता था, उनको वहाँ पे पेशेंट्स को स्टेजर्स पे रखवाना,
उसके बाद उनको पूरा विजिट करवाना वहाँ का कि किस तरह से वहाँ पे मैनेजमेंट हो रही है, एडमिन में बिठाना, उनसे सफाइयाँ करवाना। सही है, मतलब बड़े अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते थे और उनके अंदर बहुत करिश थी कि वो बड़ा खुशी महसूस करते थे और हमें भी बड़ा फख्र होता था ये काम करके। तो सर हम इसको ऐसा सब्जेक्ट क्यों नहीं मतलब वो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो है वो बजाय इसके कि आप, मैं तो इस पे जाऊंगा, इस पे एक स्टेप और आगे कि यूनिवर्सिटीज़ तक तो आके आप जो है ना एक आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मेच्योर हो जाती हैं कि जो फिर आप अपनी आदतों को चेंज नहीं कर सकते। दुनिया में चाइना में आप चले जाएं, जो कौमें हैं ना, जो लिटरली जिनको हम तो अभी तक माजरत के साथ कौम नहीं बन पाए, वी आर अ क्राउड ना, अभी तक हम जो है वो, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कौम तो जो है वो एक सोशल वैल्यूज से बन जाती है, मतलब हम इसी तरह रहेंगे। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा 1 मिनट के लिए कि मेरे हिसाब से हम हमारी जो फिलॉसफी उसमें हम कौम कैसे बन सके। एनीवे, मैं शुरू के 5 सालों में जो पर्सनालिटीज और वैल्यूज तरबियत मिल रही होती है वो एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि प्राइमरी लेवल से जब जो है वो बच्चा जो है वो पहली क्लास में होना, वहाँ से हमारे स्कूल्स के जो है वो मॉडल्स में जो है वो एक सोशल सेक्टर्स के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, उसकी एथिक्स के हवाले से उसको तरबियत देना लाजमी है। एक बाकायदा आधे घंटे की क्लास होना लाजमी, इसलिए कि देखें वो बच्चा फिर जाके अपने पेरेंट्स के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है और वो लीडिंग रोल प्ले कर। फॉर इंस्टेंस के मैकडोनल्ड वाले दुनिया भर में जो ऐड देते हैं वो बड़ों को टारगेट नहीं करते, वो बच्चों को बच्चा कहता है वालदैन को कि हमें मैकडोनल्ड जाना है, नहीं वो नाम लेता है, कहता है मैकडोनल्ड, बर्गर का नाम नहीं लेता वो बर्गर खाने नहीं कहता कि बर्गर। आप ये मार्केटिंग के बुक्स अगर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई उन्होंने टारगेट ऑडियंस उनकी कौन है, उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं। बच्चे देन जो है वो लीड करते हैं वालिदैन को कि हमें मैकडोनल्ड लेकर जाना है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई अगर बच्चे को अगर आपने ट्रेन कर दिया ना उस उम्र से, अगर बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है और वालिद साहब अगर गाड़ी चला रहे हैं उनके और वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे, तो बच्चा कहेगा नहीं पापा ये बुरी बात है, या कोई बाहर चीज फेंकेगा सड़क पे तो बच्चा कहेगा नहीं पापा ना फेंके, गाड़ी में रखें। देखिए इस उम्र तक आके तो वायरस पेनिट्रेट कर जाता है माजरत के साथ। हम जैसे आप जैसे भी आई थिंक एज में आके कॉल्स बहुत सारी हैं और एक कॉल जरूर लेते हैं प्लीज। सॉरी, इसके बाद आपका सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कुरतुलैन क्या कहेंगी? से बात करना चाहती हूँ कराची के हालात पे। अच्छा जी, करें। कराची के जी बिल्कुल कीजिए। जी क्योंकि कराची के हालात आप लोग देख रहे हैं किस तरह के देख क्या रहे हैं, हमारे सारे वही हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात करें। मेरा घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता। मेरे दामाद को अभी अगवा किया था थोड़े दिन पहले थी, और बलोची वहाँ पे बलोचियों ने, बेगैरतों ने उसके। कुरतुलैन साहिबा, आप मुझे बताइए कि हालात तो ऐसे हैं। ओह अच्छा जी, लैंग्वेज आपकी कुरतुलैन साहिबा कुछ ठीक नहीं थी, हमें डर था कि आप कुछ और गाली ना दे दें, तो हमने काट दिया आपकी कॉल जान के। आई नो, जज्बात पूरी आवाम के ऐसे ही हैं, अंदर से यही आवाज़ें निकलती हैं, सबकी अंदर से दिल में ऐसी गालियाँ निकलती हैं, लेकिन क्या करें जी। हमें जो है वो किसी को भी, किसी कौम या कौमियत को ओवरऑल जो है वो उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। XYZ जो क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल होता है, उसका ना कोई मजहब होता है, ना उसकी कोई ज़ात होती है, ना उसकी कोई जो है वो कम्युनिटी होती है। तो अगर आप सारे बलोचियों को, सारे सिंधियों को, सारे मुहाजिरों को, या सारे पख्तूनों को, या सारे किसी भी कौमियत का XYZ, अगर आप पंजाबियों को अगर आप कहेंगे, तो वो फिर तो इतने सारे अच्छे लोग हैं, सारे तकरीबन अच्छे लोग हैं। फ्रेंच माइनॉरिटी होती है, 2 4 10 12 20 क्रिमिनल होते हैं। तो हमें बिल्कुल ये ख्याल करना चाहिए कि नहीं, जो है वो आई नो सो मेनी जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ, तो हमें डेफिनेटली, लेकिन जिसका दिल दुखा होता है फिर वो इस तरह, लेकिन नहीं करनी चाहिए हमें। अपने इस माहौल में भी जो है वो अपने आप को इतना काबू ज़रूर रखना चाहिए कि हम किसी कौमियत के लिए बात ना करें। अच्छा, आपका सवाल है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि आपने कराची को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया बिल्कुल, ठीक है। रोड्स बहुत अच्छे बनाए, ब्रिजेस बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए। कुछ आपने जो इलीगल कट्स थे वो ख़त्म किए। तो हमारी नेशन ने क्या किया है कि वो उसका ऑल्टरनेट ये सोचा कि वो रॉन्ग वे जाना शुरू कर, जिससे एक्सीडेंट्स सहारा होने लगे। तो डोंट यू थिंक कि हमें पहले कुछ या अब भी सिविक सेंस जो है वो डेवलप करना चाहिए अपनी नेशन में, ठीक है। फर्स्ट एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, बट जब आपका टाइम कंप्लीट हो गया तो प्रोजेक्ट्स प्रोसेस में थे, तो जो लोग बाद में आए, जो पावर में आए, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट्स लिए, तो डू यू थिंक कि वो उसी अंदाज में कंप्लीट हुए जैसे आप चाहते थे? पहले सवाल का जवाब दे दूं आपको कि पहले लोगों को
सेंस दी जाए और उसके बाद जो ये इम्प्लीमेंटेशन हो तमाम साथ साथ हो। मैं समझता हूँ कि एनफोर्समेंट जो है ना, किसी भी कानून को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, अब फर्स्ट करें ट्रैफिक की आपने मिसाल दी, तो ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस है, उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट। ट्रैफिक पुलिस के पास इख्तियारात हैं कि कोई भी रॉन्ग अगर गाड़ी चला रहा है, इलीगल गाड़ी कहीं पे पार्क कर रहा है, रॉन्ग साइड आ रहा है, तो उसके ऊपर उसको पकड़ें, चालान करें। वो और ट्रैफिक पुलिस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती। मैं ये बता रहा हूँ, ये डाइकॉटमी है दुनिया भर में, हर जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके अंडर में सिटी पुलिस और जो है वो ट्रैफिक पुलिस है। इसलिए कि रोड बनाना हमारा काम है, सड़कें पर लाइट लगाना हमारा काम है, वो यू टर्न्स बनाना हमारा काम है, लेकिन उसके ऊपर उसकी कानूनदारी मॉनिटरिंग करना हमारा काम नहीं है, अनफॉर्चुनेट नहीं है, जो कि हम कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखें, मैं इस बात को, आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि पहले हम उनको अवेयरेंस दें और सारी चीज़ें साथ साथ अवेयरनेस दें। देखें, कानून जो है वो, कानून जो है ना, कानून एक हर चीज़ का कानून है। अगर कोई यू टर्न गलत आ रहा है, रॉन्ग चला रहा है, उसको आप 10 लोगों को पकड़कर हैवी फाइन करें, आपको 11वां आदमी नज़र नहीं आएगा। मिसाल मैं आपको दूं, कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती जब लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं दुबई 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे, 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद जब वो दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, चाहे जाहिल से जाहिल आदमी हो, इंसान का बच्चा बन के उतरता है वो, बिल्कुल नहीं। इसलिए उनको पता है, इसलिए उनको पता है कि रात के 12 बजे भी मैंने टैक्सी वालों को देखा है, कोई नहीं है देखने वाला। ब्रेक लेते हैं और हम अपनी गुफ्तगू जारी करते हैं। आप ब्रेक लेके वापस, मेरा पॉइंट ये वक्त है मेरा जी। जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। गुफ्तगू इतना कुछ है बात करने के लिए और इतना कुछ मुस्तफ़ा कमाल साहब समझा भी रहे हैं इन बच्चों को, इनके सवालात बड़ी डिटेल में उनके जवाब दे रहे हैं कि ब्रेक में भी हम रुकते नहीं हैं, बिकॉज़ वो ऑब्वियसली सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को बताएं, आपस में भी बात गुफ्तगू जारी रहती है। 2 और ख़वातीन ने हमें ज्वाइन किया है ऑडियंस में। माइक लेके बोलना है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्या था आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था, आपने जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए थे वो उसी तरह देखिए, मैंने 0.1% ही प्रोजेक्ट छोड़े। मुझे पता था कि, मुझे अंदाजा था कि मेरे बाद जो है वो, चूंकि इलेक्शन होते हुए मुझे उस वक्त भी नजर नहीं आ रहे थे, तो होना क्या, तो हमने 3-4 नहीं, थोड़ा टाइम मुझे नहीं मिलना चाहिए था। इलेक्शन हो जाता, कोई दूसरा नाज़िम आ जाता, जो कंटिन्यूटी की प्रोसेस को कंटिन्यूशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह के वो है ब्रिज, एक ब्रिज अभी तक इनकम्प्लीट है, 85-90% कंप्लीट हो चुका था, जेल चौरंगी का ब्रिज, वो अभी तक जो है वो उसको कंप्लीट, वो ट्रैफिक एक ही उस पर चल रहा है। ये इट्स एन अनफॉर्चुनेट। बनारस का ब्रिज जो है वो 80-90% हम कंप्लीट करके गए थे। बनारस का ब्रिज चलें कंप्लीट हो गया, बनारस वाला ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन जेल चौरंगी का ब्रिज जो है वो अभी तक उसी तरीके से चल रहा है, तो उसको कंप्लीट करना चाहिए लोगों को। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने अपने मेयरशिप के दौरान काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, सैनिटरशिप के दौरान आपके क्या प्लानिंग है आगे के लिए? सैनिटरशिप के दौरान तो जो है वो सिर्फ बातें होती हैं, और इसके अलावा सॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि मीडिया हमेशा इश्यूज़ दिखाता है। मीडिया में जिस तरह आपके चैनल के तवज्जुह से हर महीना, जिस तरह CNBC या दूसरे चैनल्स हैं, मंथली बेसिस पे कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिस पे यूथ आकर मतलब सफाई सुथराई हो गई या कुछ इस तरह के। आप बताओ क्या सोल्यूशन, आप क्या अपने ओन पे एफर्ट करोगे इसके लिए? अगर कोई इवेंट होता है, जिस तरह सोशल मीडिया इतना फास्ट है, तो कुछ भी हो तो यूथ तो आपको पता है बहुत एक्टिव है, इकट्ठे हो जाएंगे। और कोई रोल मॉडल है जिस तरह मुस्तफ़ा साहब है या कोई मीडिया पर्सन हो, तो यूथ उनसे अट्रैक्ट भी होती है और उनके अंडर काम करने में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग जब गाड़ी में बैठे होते हो या अपने व्हीकल में बैठे होते हो और कुछ खा रहे होते हो, तो बाहर वो उसका रैपर या कोई कूड़ा फेंकने से पहले सोचते हो और फिर भी फेंक देते हो? कोई सब यही कहेंगे कि नहीं फेंकते, सोचते ज़रूर हैं सब कि यार नहीं फेंकना चाहिए, फिर कहते हैं गाड़ी को क्यों गंदा करें, बाहर फेंको। अच्छा, तो कितने लोग रखते हैं एक पेपर बैग जिसके अंदर अपना कूड़ा इकट्ठा करते हैं? आप रखते हो?
यार मैं नहीं ये बिलीव कर सकती। कभी कोई अगर टॉफ़ी का रैपर हो तो मैं जेब में रख लेता हूँ, फिर बाहर निकल के फिर फेंक देता हूँ। मैं तो अपने बैग में भरती रहती हूँ ना चीज़ें, टिश्यू हो, रैपर्स हो। अच्छा हाँ सर, अभी जैसे सोल्यूशन की बात हो रही थी, सोल्यूशन का मैं बताऊं कि मेरे बहुत सारे हम लोग जो यूथ पार्लियामेंट के हैं और दूसरे जो इस लेवल के काम करते हैं थोड़ा बहुत यूथ से रिलेटेड, तो हम लोग जो हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, जैसे रज़ा हारून जो एक MQM के हमारी उसमें भी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी कि 600 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है ना टीचर्स कोई आता है ना स्टूडेंट जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। तो वहाँ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम लोग जो है ख़ुद जाके वहाँ पर जो है वो टीचिंग जो है वो अपने अपने लेवल पे जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये हम लोग की तरफ से एक एफर्ट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सवाल मेरा आपसे ये कि अभी आपने बात की कि ओनरशिप जो है वो पहले इंसान जो है वो कराची के रहने वाले जो लोग हैं वो पहले अपना सेंस ऑफ ओनरशिप अपने अंदर लेकर आएंगे। मुल्क की बात करें तो सर, जिस मुल्क के अंदर लोग जो हैं अभी तक 64 साल के बाद भी ज़बान के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, अपनी जो एथनिसिटी के ऊपर जो है वो लड़ रहे हों, तो उनमें किस तरह जो है ये सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो बेदार करी जाएगी? देखिए, सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो किसी तकरीर से, सेंस ऑफ ओनरशिप किसी तकरीर से, किसी अच्छी जो है वो मुकालमेबाजी से नहीं आएगी। सेंस ऑफ ओनरशिप आती है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन से, और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन अभी जो है वो बातों से नहीं होती, बल्कि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन अमली तौर पर जो है वो अमली तौर पर आपको एक ऐसा मौका मिलना चाहिए कि उसमें आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो आए। वो मौका जो है वो डेफिनेटली इलेक्शंस होते हैं, वो मौका जो है वो, अब इलेक्शंस जो है एक तो फेडरल लेवल के होते हैं, एक प्रोविंशियल लेवल के होते हैं, और एक जो है वो लोकल गवर्नमेंट लेवल के होते हैं। थर्ड टियर दुनिया में जहाँ कहीं भी है वहाँ पर मैक्सिमम सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आती है, क्योंकि आपका नुमाइंदा आपकी गली मोहल्ले में रह रहा होता है, आप उसको जान रहे होते हो, आप उसको गिरबान से पकड़ सकते हो अगर वो गलत काम करे, और आप उसको ओन करते हो फिर वहाँ पे। देखिए, दुनिया की जो डाइवर्सिफिकेशन है, दुनिया इतनी डाइवर्सिफाइड है, दुनिया में कहीं पे भी एक ज़ुबान के, एक मज़हब के, एक मसलक के लोग किसी मुल्क में नहीं रह रहे। डाइवर्सिफाइड, अल्लाह ताला ने लोगों को डिफरेंट ज़ुबान जो है वो मसलक और डिफरेंट चीज़ों में, ये सारी चीज़ें हमें डिफरेंट कस्टम्स के साथ जो है पैदा किया। आप ये चाहें, हम किस चक्कर में लग गए? हम इस चक्कर में लग गए हैं कि हम सारे सुन्नी जो है वो शिया हो जाएं, हम इस चक्कर में सारे शिया जो है वो सुन्नी हो जाएं, हम इस चक्कर में सारे देवबंदी बरेलवी हो जाएं, सारे बरेलवी जो देवबंदी, ओ भाई नहीं होंगे। हम इस चक्कर में कि सारे पीपल्स पार्टी वाले PMLN के हो जाएं, ANP वाले जो है वो MQM के हो जाएं, MQM वाले, और नहीं होंगे ये कभी भी, जिंदगी भर नहीं होंगे। हम इनकिन चक्करों में लगे हुए हैं। क्या हम इसलिए लड़ाई करते हैं कि भाई हम नहीं होगा, ये दूसरे को चेंज करना चाहते हैं, नहीं, जो जहां जैसे है, ये हमारा गुलदस्ता है, ये फूल है सारे, उसको इसी तरीके से एक्सेप्ट करो, और उनको वहां पर जब जाकर आप वहां की उनको ओनरशिप दो, जो जहां पर है, इन डाइवर्सिफिकेशन को, इन डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को हम एक्सेप्ट कर लें। भाई ये पूरा पाकिस्तान है, इसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, तमाम कौमियतें भी हैं, और उनको गन पॉइंट पे उनकी रिसोर्सेज को कब्जा करने के बजाय मुनसिफाना रिसोर्सेज को तकसीम कर दें, उनके इलाके के रिसोर्सेज को तकसीम कर दें। इस्लामाबाद से बैठकर पाकिस्तान की गलियों के फैसले ना करें, उन गली वालों को इतनी ओनरशिप दें कि वो अपनी गली के डिसीजन, जब हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, यकीन करो पाकिस्तान में की GDP, पाकिस्तान का रेवेन्यू, पाकिस्तान की तमाम चीज़ें जो है वो उससे कहीं, आज 2% जो है वो आपके यहाँ टैक्स दिए जाते हैं, इसलिए कि आप सेंट्रलाइज भी है, आप नीचे देना, आप डिसेंट्रलाइज करें। आप यूनियन काउंसिल्स को बोलें कि अपने इलाके की टैक्स को कलेक्ट करे, 100 रुपए कलेक्ट करेगा, 10 रुपए उसको भी मिलेगा। कौन आदमी, सॉरी इंटरप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन कॉलर्स बहुत हैं, कॉल्स भी लेनी है, बिकॉज बिल्कुल सुनना चाहते हैं कि अवाम की क्या राय है। जी फातिमा, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? मेरा तारीफ ना करना, मेरी हाल ना पूछना। मुस्तफा साहब से बस मेरी बात करने का बहुत शौक था, और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं उनसे बात करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे बहुत शौक था, आप मेरे एक आइडियल हैं। जी थैंक यू वेरी मच। अरसे से मुझे आपसे बात करने का शौक था, आज मेरी इस चैनल पे ख्वाहिश पूरी हुई। इन चैनल वालों को शुक्रिया। जी थैंक यू, नाइस सर टॉकिंग टू आपका यू, भी। बहुत शुक्रिया। हम पर खुद पर डिपेंड करता है कि हम भी कुछ मिलकर करना चाहिए, सारी बात एक पर नहीं आ जाती।
ठीक है, लेकिन एक एक बंदा ही अगर एक एक करके सोचेगा तो होगा ना। फातिमा, आप क्या करती हो अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए? जी हम तो बहुत कुछ, जिस हम एरिया में रहते हैं ना, हम मिलकर कमेटियाँ बनाई हुई हैं। बनाई हुई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे सफाई का कुछ भी हो। अच्छा, किस तरह सफाई करते हो, क्या करते हो? मतलब सब कुछ, तो उसमें कचरा फेंकने का भी आ गया। अच्छा, तो करते क्या हो आप में लोग? डालना है पूरा सफाई, जो वॉश करनी की चीज़ें सारा वॉश करके लास्ट हम कोई ओकेशन भी होता है ना हमारे जैसे वहाँ, हम वो ओकेशन के बाद भी उसको पूरा मैनेज करके जाते हैं ताकि नेक्स्ट कोई ओकेशन हो तो हमें वो जगह बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर मिलनी चाहिए। वेरी नाइस, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी हुई मुस्तफा साहब आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का कि मैंने आपसे बात की। जी थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका मेरा सवाल ये है कि सॉल्यूशंस बहुत हैं, काम करने वाले बहुत हैं, हम लोग जो है वो क्या दो चीज़ लैक कर रहे हैं, या तो एक सही रहनुमा या फिर एक सही मीडियम जो हमें वाकई में आगे आने का मौका दे। और सर दूसरा सवाल मेरा भी ये है कि आप क्या मशवरा देंगे अथॉरिटीज़ को, ज़िम्मेदारान को, कि अब कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर, चाहे वो सफाई के लिहाज से हो, तशद्दुद के लिहाज से हो, उस पर काबू कैसा पाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखें, एक तो जहाँ तक बात है पहले सवाल की आपकी कि हम क्या मीडियम, देखें हमें सबसे पहले अगर इस ग्रुप की बात करें, इस एज की बात करें पाकिस्तान, हमें सही सवाल करना सही बंदे से आना चाहिए सबसे पहले। मैं समझता हूँ बहुत सारी जगहों पे, एंड मैं कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ, मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। लेकिन मुझे जो चीज़ फील होती है कि हमें यही नहीं पता कि हमें किससे क्या सवाल करना है और किससे करना है। सवाल क्या होना चाहिए हमारा, और जो है वो हमारा मैटर ही हमारे मैटर, हर आदमी परेशान है, लेकिन उसको उस परेशानी की जो है ना, जिसे क्रक्स रूट कॉज नहीं पता, वो सवाल नहीं कर रहा उस पे, और कर भी गलत आदमी से रहा है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो और हमें भी गलत आदमी पे ही निकल रहा है। तो हमें ट्रस्ट, और वो उस वक्त ही होगी ये वाली बात कि जब आप लोग अवेयर हो गए, आपको पता होगा कि आपके शहर की डायनामिक्स क्या है, आपके मुल्क की डायनामिक्स क्या है, किससे क्या चीज़ पर्टेन करती है। वरना क्या होगा क्या कि जो कल्प्रिट होगा ना, वो तो फिर सकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, उससे सवाल ही नहीं हो रहा। जिसके हाथ में मसाइल है, जिसके पास मसाइल का हल है, और जो कल्प्रिट है वो तो बहुत उसको कोई सवाल ही नहीं कर रहा उससे, और वो सवालात ही नहीं हो रहे। तो सबसे पहले सही सवाल सही आदमी से पूछना पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि ये मसला है हमारा, इस मसले को कब ये पर्टेन किससे करता है। दूसरी और लीडरशिप देखें, हमेशा हमें भी 60 साल हुए हैं, इमर्ज होती हैं चीज़ें, इवॉल्व होती हैं चीज़ें। आज जिन मुल्कों की हम बात करते हैं अच्छे जो हैं, उनके यहाँ 200 उनके यहाँ भी ऐसे ही हालात थे, इससे ज़्यादा बुरे हालात थे, इसी तरह की लड़ाइयाँ थीं। आज यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कि जो है वो फ्रांस की किससे कितनी लड़ाई थी, और जर्मनी में की क्या सिचुएशन थी, लेकिन उन तमाम लोगों ने उन चीज़ों से, उनकी जनरेशन ने सीखा और सीख कर आगे प्रॉब्लम होना, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम से ना सीखना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अलमास की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अलमास। हेलो जी अलमास, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? एंड व्हाट अबाउट मिस्टर मुस्तफा कमाल, उनसे बात करना चाह रही थी। बिल्कुल कीजिए। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मुस्तफा कमाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नो डाउट आपने पूरे कराची में बड़ा बेहतरीन काम किया है। आई एम बलोच लेडी, आई एम फ्रॉम क्लिफ्टन। अभी मुझे आप एक कॉलर थी जिसने हम सारे बलोचों को गालियां दी। व्हाट यू थिंक आपको नहीं दी अलमास? नहीं, देखो यही तो है। नहीं, मैंने जो है वो मैंने अच्छे बुरे तो हर कौम में आपने मेरी बात सुनी उसके बाद आपने? ये बिल्कुल, आई अप्रिशिएट यू, नॉट ओनली यू, योर लेडी द सिटिंग विथ यू, उनके जो कंपेयरिंग कर रही है उनको भी। मगर देखिए सर, ये तो नफरतें फैलाने वाली बात। बिल्कुल सही बात। अगर मुझे आपसे नफरत है तो मैं क्यों इस तरह आके ऑन द एयर आके ऐसी बकवास करूं? अच्छा अलमास, न सिर्फ हमारे पूरी वर्ल्ड में ये खुद ने नहीं, लेट मी टेल यू अलमास, मैं इंटरप्ट करूंगी। अलमास, मैं खुदा के वास्ते ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो दिलों में नफरतें फैलाते हैं। मुस्तफा कमाल साहब। अच्छा अलमास, एक सेकंड, हेलो एक सेकंड, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी भाई, मैं भी होस्ट हूँ शो की। मैं ये कहना चाहती हूँ अलमास कि देखो एक दूसरे को कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है? बिल्कुल राइट।
अल्मास, sticks and stones may break my bones but names will never hurt me. इसका क्या मतलब है? पत्थर और डंडे मुझे जरूर तोड़ेंगे, नामों से मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। अगर किसी ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया और गुस्से में किसी को कुछ कह दिया तो उसमें कोई पर्सन होने की मेरे तो ख्याल में ज़रूरत नहीं है। 10 लोग मेरे मुलाजिम मुझे गालियां देते होंगे कि हम सारे लोगों को गालियां देते होंगे, इतनी बड़ी गाड़ियों में मेरी 5 भाभियां उर्दू स्पीकिंग हैं। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल 09 के करीब अभी दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन माय शो। आई एम रियली सॉरी, मसला हमारा कुछ और है, मसला है सोचों को बदलना, और यही सोच है जो बदलनी है कि उसने हमें ये कह दिया, उसने नहीं, आपको नहीं कहा। आई एम श्योर यू आर अ वंडरफुल पर्सन। और मैं आई एम नॉट वंडरफुल, मगर ये कि मुझे बुराइयां बिल्कुल बुरा तो लगता है कि अगर दुख हुआ है। नहीं, लेकिन आपने जो है वो मोहब्बत करते ही हमसे इतनी नफरत कर किया होगा। देखिए आप लोग भी हैं जो कॉलर में होते हैं। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट, देखिए आपके जज्बात किस तरह निकल रहे हैं, वो भी दुख में थे। एक सेकंड सुन, एक सेकंड। वो एक्चुअली जो भी कॉलर थी वो खातून, आपने देखा कि इन्होंने तो एक तो उनकी लाइन काटी नंबर 1 कि उसके बाद ऑल्दो के मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है सारी चीजों से, बट हमने सबको सुन ले तो ले, मेरी बात तो सुन ले बहन, मेरी बात सुन ले। हम सब यही बुराई है इस पाकिस्तान, इस जगह पे, जिसपे हम क्यों कोई भी, हमें क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलना चाहिए। उसकी, मैंने तो ये कहा कि उसकी ना कोई नस्ल है, ना कोई ज़ात होती है, ना कोई जो है वो मज़हब है। हर कम्युनिटी में लोग हैं, हर कम्युनिटी में इस तरह के लोग हैं, तो उससे इसका पूरी कम्युनिटी को बुरा बोलना जो है वो बिल्कुल नाजायज़ बात है, बिल्कुल गलत बात है। और हमने तो अपने टाइम पे, आपको पता है कि पूरी कराची के एक रहने वाले लोगों को हर रंग, नस्ल, ज़ुबान, मज़हब की तफरीक के बगैर सबको ओन किया है। और आप जिस कम्युनिटी की बात कर रही हैं, आज अगर लियारी में लोग पानी पी रहे हैं और पानी पे एहतजाज नहीं कर रहे, तो ये MQM हक परस्त गवर्नमेंट और मैं जिसका नाज़िम था, हमने 60 लाख गैलन पानी लियारी में पहुंचाया है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी लाइन हमने डाली। और वहीं के काउंसलर, वहाँ के टाउन नाजिम, वहाँ के UC नाजिम के कहने पे मैंने खड़े होकर जो है वो तकरीबन 60 करोड़ रुपए की लागत से वो लाइनें जो है वो सॉरी 3 मिनट हमारे शो की क्लोजिंग में रह चुके हैं, तो इसमें जो है वो आप हर्ट ना हो, आई मीन प्लीज आप हर्ट ना हो। और ये जो ऐसे लोग होते हैं, और आपको जो है उनके लिए दुआ ही करनी चाहिए। मैं तो उनको इग्नोर करें, बिल्कुल इग्नोर करें, और आप अपने मिशन में, जो आपका मिशन है कि जी कुछ करना है, आगे बढ़ना है, उसमें जारी रहें। बिकॉज उनका भी दिल दुखा है। उन्होंने कहा मेरा नेफ्यू किडनैप हुआ था और पता भी चल गया कि किसने किए, तो ऑब्वियसली दिल से जज्बात, हम सब इंसान है, निकलते हैं। तो इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप समझें कि ये पूरी उन्होंने एक नेशन को या एक ज़ात को कुछ कह दिया है। अच्छा, 3 मिनट हमारे पास रह गए हैं, उसमें बिल्कुल सवाल कर लो। और फिर मैं एक पूछना चाहूँगी कि कराची जो है कराची है, उसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो उसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है, और सेकंड प्रॉब्लम, और थर्ड, और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप अपने लाइन ऑफ मार्च पे चलने के लिए क्या एडवाइस देंगे। देखिए, कराची की जो है वो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो है वो यहाँ की ओनरशिप है। जो लोग भी यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो इसको अपना घर समझें और इसको ओन करें, इसको सेकेंडरी हाउस ना समझें, इसको अपना जो है वो। सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगी, मैं खुद कराची शिफ्ट हुई हूँ लाहौर से, और बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से आते हैं यहाँ काम करने, लेकिन वो कभी नहीं समझते कि ये हमारा शहर बन चुका है। वो समझते हैं हमारा घर वही है, हम यहाँ काम करने आते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे आते हैं और वापस चले जाएंगे, हमारी तो ओनरशिप वहाँ है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आई लव कराची, आई ओन कराची, एंड आई फील लाइक ये मेरा मुल्क है। मैं ये नहीं कहती कि भाई लाहौर मेरा है, सिर्फ मैंने वहीं जाके कुछ करना है, मैं यहाँ से मुझे कितना कुछ मिला है। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी हमने पूरे शो में बात नहीं की और मैं बहुत कोशिश करी थी, एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन यार ये तो हम ज़रूर एक शो करेंगे और आप लोगों को बुलाएंगे। 1 मिनट रह गया, मैं चाहूँगी मुस्तफ़ा, नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं चाहूँगी इनकी बात कंप्लीट हो। नहीं, आई एम रियली सॉरी, 1 मिनट रह गया, टाइम ख़त्म हो गया। जी सर, मैं जो है वो देखें, अगर जो हमारे सामने जो लोग बैठे हुए सब लोग, ये मुल्क जो है वो, इसमें ये बहुत अच्छा मुल्क है। हम जो है वो एक दूसरे को की पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट ख़त्म कर दें, अपने हम ऐसे इंडिविजुअल्स पैदा करें, ऐसे तालीम याफ्ता लोग पैदा करें जिनकी तालीम उनको डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करने की तालीम दे। सिर्फ डिग्रीज लेकर ना बाहर जाएं, बल्कि अपने माइंडसेट को ऐसा लेकर जाएं कि हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, तमाम कौमियतें, हिंदू, ईसाई, मुसलमान,
ये कोई किसी को कन्वर्ट करके गन पॉइंट पे नहीं रह सकता। हम इस किन चक्करों में पड़ गए हैं। इसी तरह से सब लोगों को एक्सेप्ट करें, अपने मसलक को, अपनी कौमियत को, अपने मजहब को छोड़ें ना, और दूसरों को ना छेड़ें, और उसके बाद जो है वो जिंदगी आसान हो जाएगी। टाइम खत्म हो चुका है शो का, क्योंकि मैंने एक ब्रेक नहीं ली थी, तो ये पनिशमेंट है मेरी कि मुझे जल्दी शो खत्म करना है। बात हमने शुरू की थी सफाई से कि हम किस तरीके से अपने सराउंडिंग्स को साफ रख सकते हैं, छोटे लेवल से शुरू करें, लेकिन क्योंकि बहुत सारे इश्यूज कनेक्टेड हैं और सफाई करने के लिए भी एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बहुत अच्छी बात आपने की थी कि जी एजुकेशन, मेरे ख्याल में बेसिक जो इशू है वो है अवेयरनेस, एजुकेशन, ओनरशिप, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये सेंसेशन का गिफ्ट आपके साथ जाएगा। आई विश कि हम हर हफ्ते कोई इशू डिस्कस करें और आप आएँ, क्योंकि इतनी अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ को कि एक क्लियर पिक्चर आ जाती है, और हमें भी पता चला है कि आप लोग को आई एम श्योर बड़ी चीज़ें पता चली होंगी जो पहले नहीं पता थी। व्यूअर्स, हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को फिर बुलाएं, और आप लोगों से हम मिलेंगे कल 10 बजे। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।